हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी पीवाईक्यू जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे, राइट। एंड आपको हर बार की तरह सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट बनवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तब जाकर के हमारे इस वीडियो सोल्यूशन को देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए जनाब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जनाब? 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, अच्छी बात है। व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेट बेसिस? ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का फॉलोइंग कंजुगेट बेसिस। ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पर क्या है जनाब? ओ एच आर ओ सी एच सी ओ ओ माइनस सी आई माइनस। तो सबसे पहले जनाब कंजुगेट बेस के ऑर्डर में अरेंज करने से बेहतर है आप एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो डेफिनेटली कंजुगेट बेस का ऑर्डर आपको मिलने वाला है। सिंपल है। तो सी एल जनाब कहाँ से आया होगा? आर सी एल से आया होगा। सी एच थ्री सी ओ ओ, ये जनाब आर सी एल नहीं एच सी एल मानते हैं इसको हम, तो हटाइए। सी एल जनाब कहाँ से आया है? एच सी एल से। सी एच थ्री सी ओ ओ, एच हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच, सी एच थ्री सी ओ ओ, दैट्स गुड। ये जनाब क्या हो जाने वाला है? आर ओ एच यानी कि जनाब एल्कोहल, आर ओ एच, राइट। एंड ये ओ एच यानी कि एच टू ओ हो जाने वाला है। 4 दिए हुए हैं आपके पास। अब देखिए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा, राइट। तो जनाब पूरी दुनिया जानती है कि एच सी एल काफ़ी स्ट्रांग होता है। एच सी एल एच टू एस ओ फोर, ये दो रिएजेंट हैं जो बहुत ज़्यादा, सॉरी दो एसिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। राइट। एच सी एल ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, सी एच थ्री सी ओ ओ एच, इसको हम वीक एसिड मानते हैं, बट इन कंपेरिजन टू आर ओ एच एच टू ओ ये स्ट्रांग है। ओके, आर ओ एच एंड एच टू ओ। आर ओ एच तो जनाब बेसिक होता है, एच टू ओ यानी कि उससे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसको हटाइए यहाँ से। एच टू ओ हम लिखेंगे एच टू ओ, जनाब लास्ट में क्या हो जाएगा? आर ओ एच, बोले तो एल्कोहल। ये ऑर्डर किसका है? एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर आप यहाँ से एच हटाते हैं और इसको ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, यानी कि कंजुगेट बेस का ऑर्डर। डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग तो बाद में आप डिसाइड कर ही लेंगे। ओके, चलिए जनाब क्या होगा? सी एल माइनस, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ऐसे करेंगे, राइट। सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस ओ एच माइनस एंड आर ओ माइनस। ये हो चुका है वो ऑर्डर जो आपको चाहिए। हम फिलहाल यहाँ पर लिख भी देते हैं कौन सा ऑर्डर ऑर्डर किस चीज़ का है, ऐसे ऊपर करेंगे। एंड ये जनाब है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड ये क्या है? कंजुगेट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सिंपल है। कंजुगेट बेस क्या होता है? अगर आप H प्लस हटा देते हैं ना यहाँ से, तो वही होता है कंजुगेट बेस, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। एसिड से H प्लस हटाइए, कंजुगेट बेस बन जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को अगर आप इन्वर्स कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर मिलेगा। यस, ये है जनाब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, राइट। एंड कंजुगेट बेस की वजह से हमने H प्लस भी यहाँ से हटाया है। देखिए कौन सा होगा? आर ओ माइनस ज़्यादा होना चाहिए, ओ माइनस ओ एच। यस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आसान है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही आसानी से आप इसको अरेंज कर सकते हैं जनाब। एच सी एल बिल्कुल टफ नहीं है, एच सी एल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा होने वाला है। एंड एच टू ओ तो जनाब ठीक है, काफ़ी चीज़ें आसान है, बट आपको इतना पता होना चाहिए। कंजुगेट बेस देख के घबराना नहीं है। कंजुगेट बेस देख कर अगर आप डरेंगे नहीं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्रैक करने में 1 मिनट ही लगेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट व्हिच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। ओके, 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। जनाब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। अगर ये लाजवाब क्वेश्चन है तो हम बहुत ही लाजवाबी के साथ करेंगे भी, राइट। चलिए जनाब रंगारंग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रंगारंग प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम, यस यस दैट्स गुड, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी नेहा कक्कड़ जिंदाबाद, ये क्या बोल दिया हमने? देखिए क्या बोला हमने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यानी कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, यानी कि जनाब आयरन, कोबाल्ट, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद यानी कि निकल, कॉपर एंड जिंक,
राइट। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद, दैट्स गुड। ओके, चलिए जनाब फटाफट से हम आगे फिल करते हैं। जनाब यहाँ पर हम पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताने वाले हैं कि इनमें कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। यहाँ पर हम सिर्फ इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आप यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, चलिए व्हाइट पेन लेकर आते हैं, इस बार जादू करेंगे हम। व्हाइट पेन लेकर आए हैं जनाब। राइट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी, +1 इसकी होगी, इनके अलावा +1 किसी और की नहीं होने वाली। ओके, गॉट इट, यस दैट्स गुड। अब बात करते हैं +2 की, उसके लिए ओके +2 की जनाब, +2 इसकी भी होगी, +2 जनाब सभी की होगी एक्सेप्ट स्कैंडियम। ओके, +2 फटाफट से लिख लेते हैं। राइट, ओके। अब जनाब पेन चेंज कर दिए एंड इस पेन को लेकर आते हैं। अब बात करने वाले हैं हम +3 की। +3 किस में होगी? स्कैंडियम में होगी, इनमें भी होगी। कहाँ तक होगी ये देखते जाइए जनाब। यस, निकल तक होने वाली है +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कॉपर एंड जिंक में नहीं मिलने वाली। ओके, अब बारी है +4 की। +4 के लिए हम येलो पेन लेकर आते हैं। यस, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है जनाब? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर एंड यस निकल में भी होती है। राइट, अब बारी है +5 की। के लिए जनाब एक बार फिर से हम ब्लू पेन लेकर आते हैं। रंगारंग प्रोग्राम का हमने वादा किया था तो कराते हैं जनाब, यही रंगारंग प्रोग्राम करवा सकते हैं हम, बाकी कुछ तो नहीं करवा पाएंगे। +5 कहाँ कहाँ पर होगा? +5 जनाब 3 में होता है। राइट, +5 वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। राइट, इन तीनों में होता है +5। ओके, एंड एक बार फिर से ये कलर सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नाउ +6 किस में होता है? +6 जनाब क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, इनमें होता है +6 एंड +7 सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज में होता है। जनाब ये चीज़ थोड़ी सी खास है, +7 मैंगनीज में ही होता है। ये पूरी टेबल आपको रटी हुई होनी चाहिए, जैसा कि मैंने वादा किया था। मैंने रंगारंग प्रोग्राम करवाया। रेड पेन यहाँ पर है, ब्लू व्हाइट यहाँ पर है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है? ये आई थिंक लाइट ब्लू है, ये पर्पल है आई थिंक, हमें पता नहीं पूरी तरीके से। ये है येलो, ये है व्हाइट। तो चलिए जनाब, एट द एंड आपको याद होनी चाहिए, मजाक हट के है बट इसको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। डायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस हमने खुद सॉल्व करवाए हैं जनाब, डी एंड एफ ब्लॉक पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपसे पूछी गई है एक क्वेश्चन में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, यानी कि जनाब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम एंड कॉपर की होगी। प्लस स्कैंडियम की सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है, दैट इज +3। राइट, एंड आई थिंक वही तो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, तो दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाने वाला है। राइट, +3 स्कैंडियम यही सही होने वाला है। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ क्रोमियम एंड कॉपर ही है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एंड मैंगनीज बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके पास, बहुत पैसा है अपने पास, बोले तो बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इसके पास। +2 +3 +4 +5 +6 +7 +1 यहाँ पर भी नहीं है, तो दिमाग खोल के बैठना है। इसको नोट कर लीजिए, अपने चार्ट को शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए, बट एट द एंड आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको कोई रात में 2 बजे भी उठाकर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए ये। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। पेन चेंज कर लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर हमने लिखा है, कहाँ पर एडिटर साहब ने लिखा है। राइट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO2 + KOH + O2 गिव्स A एंड H2O। तो ऑब्वियसली आपसे A के बारे में पूछा जाएगा। Product A in neutral or acidic medium disproportionate to give products B and C along with water. The sum of okay. क्वेश्चन आसान है बट हम ऊपर वाला चलिए रफ नहीं करते हैं, नीचे आते हैं। जनाब यहाँ पर देखिए रिएक्शन को, MnO2 यानी कि +KOH O2 क्या मिलेगा? ए प्रोडक्ट क्या होगा जनाब? इनकी जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो मिलने वाला है आपको K2MnO4, K2MnO4। राइट, बट क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होगा, आगे भी आपको कुछ दिया गया है। 3 स्टेप में जनाब ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं है। तीनों स्टेप अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो जनाब आप सॉल्व नहीं कर पाने वाले हैं। राइट, 3-4 कॉन्सेप्ट को एक ही में लगा दिया गया है, क्वेश्चन टफ हो जाएगा अपने आप। ठीक है, हो गया, हम फिर भी कर लेंगे। K2MnO4 ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ए,
इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम डिसप्रपोर्शनेट टू गिव प्रोडक्ट्स बी एंड सी अलॉन्ग विद वाटर, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। तो आपको पता होना चाहिए कि बी एंड सी कौन से प्रोडक्ट होंगे, उसके बाद आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना भी आना चाहिए और उनको ऐड करके तब आपको आंसर लिखना है। ओहो, काफ़ी स्टेप्स हैं, फिर भी हम करेंगे। ठीक है जनाब, करते हैं। प्रोडक्ट ए की जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है वो हम आपको लिखकर बताते हैं, K2MnO4। अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा, चलिए एसिडिक मीडियम ये लिख ही देते हैं यहाँ पर हम, एसिडिक मीडियम, दैट्स गुड। जनाब ये किस में होने वाला है, एसिडिक मीडियम में होगा। डिसप्रपोर्शनेट लिखा हुआ है तो डिसप्रपोर्शनेट जैसे ही आप देखते हैं आपको क्रैक होना चाहिए। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस लिखें या फिर आप KMnO4 ही लिख लीजिए। यहाँ पर भी तो आपने पोटेशियम लिखा है, KMnO4 प्लस MnO2, राइट। ये दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं जिसके बारे में आपसे जिक्र किया गया है, बी एंड सी। तो इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, सिंपल है यार, बी एंड सी। यहाँ पर सॉरी, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या होगी और यहाँ पर क्या होगी। तो KMnO4 के केस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है +7 एंड Mn2O2 के केस में होने वाली है +4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4 रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम एलिमेंट का हो रहा है तो जनाब यस ये डिसप्रपोर्शनेट हो रही है, यानी कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके दैट्स ग्रेट। नाउ बी एंड सी, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है जनाब, Mn7 प्लस, यहाँ पर तो जनाब कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि जनाब 25 एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 4s2 3d5। ओके 4s2 3d5, ये सातों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, यानी कि 3d 0 होने वाला है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अनपेयर्ड, जनाब मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 ही होगा। ओके MnO2 यहाँ पर तो होगा, MnO2 यानी कि Mn4 प्लस। Mn4 प्लस के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सोचिए सोचिए। दो यहाँ से जाएंगे s ऑर्बिटल से एंड बाकी के तो d ऑर्बिटल से जाएंगे, तो जनाब यहाँ पर बचने वाला है 3d3, यानी कि जनाब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 यानी कि म्यू इक्वल टू क्या होगा। अभी तक आपने ये फॉर्मूला कई बार पढ़ा है तो एक बार फिर से चलिए लिख ही देते हैं। 3 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। जनाब n+2 होता है तो 3 + 2 5, 5 × 3 √15, √15 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3.9 के अप्रॉक्स आएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 4 लिखना होगा राउंड ऑफ करने के बाद, बट हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि जनाब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, बट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कुछ था तो आपको उसको भी ऐड करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया था द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर 0 था तो ठीक है, काम चल गया। 0 + 4 ही होता है, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे एंड आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ इस क्वेश्चन की ब्यूटी को समझने का प्रयास करिए, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कितने कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह पर दिए गए हैं, तब जाकर आप ये क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आती है तो जनाब क्वेश्चन यहीं पर नहीं होगा, भाग जाइए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ तक आपने समझ में आ गया, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। डिसप्रपोर्शनेट टू गिव प्रोडक्ट्स बी एंड सी। अगर हम बी एंड सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपने गलत कर दिया तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने बी एंड सी को भी कर लिया, उसके बाद आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, फिर जाके आप आंसर को क्रैक कर पाएंगे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। When MnO2 and H2SO4 is added to a salt A, the greenish yellow gas liberated as salt A। तो ग्रीनिश येलो, यहाँ पर चलिए जनाब हम एक एडिशन चीज़ आपको बता देते हैं ऐड ऑन करके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब हमने यहाँ पर ग्रीनिश देखा तो हमें याद आ गया कि जनाब एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर और भी मिल सकता है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट और मिल सकता है। वो क्या है, MnO4 2- का कलर क्या होता है। MnO4 2- का जनाब कलर होता है ग्रीन। मैंने खुद जनाब क्वेश्चन कराए हैं इन चीज़ों पर, कलर आपसे पूछा गया है। अगर आपको कलर नहीं आता है तो आप क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी में देखिए कैसे लिखा होता है, इनकी रिएक्शन हुई एंड जो प्रोडक्ट बना वो ग्रीन कलर का था। बताइए क्या प्रोडक्ट बना, या फिर बताइए उस प्रोडक्ट में जो मेटल है उस पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। तो जनाब आप नहीं बता पाएंगे अगर आपको कलर याद नहीं होगा, राइट। MnO4 2- यानी कि मैग्नेट आयन का कलर होता है ग्रीन, एंड MnO4 सिंगल- का कलर होता है डीप वायलेट या फिर पर्पल, राइट।
सेम ही है, आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, डीप वायलेट या फिर पर्पल कलर। चलिए यहाँ पर हम पर्पल लिखते हैं, राइट। तो मैग्नेट आयन का कलर होता है ग्रीन, पर मैग्नेट आयन का कलर होता है पर्पल। ग्रेट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा से विजिट करते हैं। When MnO2 and H2SO4 is added to a salt A, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा सॉल्ट A है यहाँ पर जिसमें ऐड करने के बाद MnO2 एंड H2SO4 के साथ ग्रीनिश येलो गैस। ग्रीनिश येलो गैस का मतलब क्या है? Cl2 यार, ग्रीनिश येलो गैस। जैसा कि हमने आपसे कहा था, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे इसमें भी पूछा जा सकता था, ग्रीन कंपाउंड ऐसा कुछ, राइट। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है ग्रीनिश येलो गैस, यानी कि Cl2 गैस लिबरेट होने वाली है। अब आपको अगर पता नहीं है ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन होती है तो आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन तो नहीं होने वाला फिर, राइट। तो कलर्स पर भी ध्यान देना है। Cl2 ग्रीनिश येलो गैस, इन तीनों इन चारों में ये 3 ऑप्शन ये हैं, एक यहाँ पर है, ये वाला सही होगा, NH4OCl अमोनियम क्लोराइड। चलिए रिएक्शन क्या होगी ये भी हम आपको बताते हैं। NH4Cl प्लस MnO2 प्लस H2SO4, H2, और इसको हम रफ करते हैं। एंड ये जनाब यहाँ पर H2SO4 होगा। ओके, थोड़ी सी हीट तो भी हम करें, थोड़ी सी हीट भी करेंगे। एंड दे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर Cl2 तो आएगा ही आएगा, बट उसके साथ में जो बन रहे हैं ना वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बार ये रिएक्शन पूछ ली गई है तो डेफिनेटली आगे आने वाली शिफ्ट में भी इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। और हो सकता है इस बार Cl2 यानी कि ग्रीनिश येलो गैस ना पूछकर इनके प्रोडक्ट्स पूछ लिए जाएँ। जैसा कि हमने आपसे कहा है, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको समझने के इरादे से करिए, ना कि क्वेश्चन ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ने के, राइट। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है हमको। जनाब अगर हम प्रोडक्ट बता रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट याद भी होने चाहिए। NH4 होल ट्वाइस SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, यानी कि जनाब ये हो जाएगा मैग्नीज सल्फेट, एंड साथ में हम ये भी लिख लेते हैं Cl2 तो ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा, H2O एंड Cl2, यही तो है ग्रीनिश येलो गैस। कलर आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीनिश येलो गैस। प्रोडक्ट क्या है? अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं, MnO2 अमोनियम क्लोराइड ऑब्वियसली सॉल्ट है, MnO2 एंड H2SO4 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है अमोनियम सल्फेट। ये भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमोनियम सल्फेट, राइट। एंड ये हो जाएगा मैग्नीज सल्फेट H2O एंड Cl2। प्रोडक्ट्स आपको रटे होने चाहिए। ग्रेट, आगे बढ़िए। ये रिएक्शन आती है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, बट रिएक्शन याद करना भी तो जनाब एक टफ काम है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्स्ट रो ट्रांजिशन metal in its +2 oxidation state has a spin only magnetic moment value of 3.86 Bohr magneton. The atomic number of the metal is। ओके, यहाँ पर आपसे उल्टा पूछा गया है। अभी तक आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा था, बट यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, एंड आपसे एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो जनाब रिवर्स, अपना दिमाग उल्टा चलाइए। बाकी जहाँ तो बहुत उल्टा दिमाग चलता है, बट यहाँ पर चलाइए, तब 4 नंबर मिलेंगे। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? यानी कि S0 होगा, यानी कि जनाब अगर आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल से ही तो निकालते हैं। जब s ऑर्बिटल से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तभी हम d ऑर्बिटल की तरफ आते हैं, राइट। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से ही निकले हैं। ओके, कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर हो चुका है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 3.86। अगर आपने इसके ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन कर रखे हैं तो ये आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि n = 3 होने वाला है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तभी जाकर के 3.86 मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है। कैसे? चलिए मानते हैं, μ = n+2, एंड ये होता है जनाब √, राइट। ये है जनाब म्यू, n नहीं है बाहर, म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट। थोड़ी सी स्क्रीन गड़बड़ कर रही है, बट यस हम मैनेज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, यस यहाँ पर हम म्यू लिख देंगे, राइट। मान लीजिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने जो बोला है वो सही है या नहीं, तो मान लीजिए यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 + 2 5, 5 × 3 15, √15 की वैल्यू क्या आने वाली है? 4 से थोड़ी सी कब तो आएगी, यानी कि 3.6। दैट मीन्स इतना क्लियर हो चुका है कि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं
और अभी अभी हमने कहा कि s ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं +2 ऑक्सीडेशन होने की वजह से। जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं ये d ऑर्बिटल में ही होंगे, यानी कि 3d3 होने वाला है। गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? तो बताइए कौन सा एटॉमिक नंबर होने वाला है? 4s2 3d3 होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन न्यूट्रल स्टेट 4s2 3d3, राइट। बट यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में s ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, प्लस d3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में बचेंगे, वही स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट करवा देंगे 3.86। गॉट इट? अब देखिए कौन सा सही होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है बताइए? अब आपको ही बताना है, वनेडियम की। ओके, बट आपसे यहाँ पर पूछा नहीं गया, तो डेफिनेटली 23, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 23 एटॉमिक नंबर के केस में ही 4s2 3d3 तो आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दैट्स गुड। थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर दे, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल विद हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ फार्मूला M2O3 where n equal to 3 4 5 the spin only magnetic moment value of the amphoteric oxide from the above oxide। ओहो, क्वेश्चन देखने में डर लगा हमको, मैं तो डर गई। बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे है समझने का प्रयास करिए। अ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल विद हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर फॉर्म्स oxides of formula M2ON where n equal to 3 4 5 the spin only magnetic moment value of the amphoteric oxide फ्रॉम द एबव ऑक्साइड्स इज। ओके, चलिए जनाब नीचे आपको एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल के। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सभी के एटॉमिक नंबर आपको दिए हुए हैं। अगर ना भी दिए होते तो 100% आपको याद ही हैं, राइट। चलिए जनाब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें ये ढूंढना है कि कौन सा है जिसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है। इन 10 में से जिसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी उसको आप पकड़िए, एम की जगह पर उसको रखिए, राइट। उसके बाद ON यानी कि O3 O4 O5 ये 5 बनेंगे, सॉरी 3 बनेंगे। उसमें से आपको बताना है कि उन 3 में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद आपको उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। चलिए जनाब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आपको 2-4 कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये वाला क्वेश्चन क्रैक होगा ही होगा। चलिए बताइए जनाब इन 10 में से किसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा है? सोचिए, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा किसका होने वाला है? ऑब्वियसली जनाब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम में वनेडियम का ही सबसे ज़्यादा होने वाला है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये बात आपको याद होगी, अगर आपने वन शॉट वीडियो भी D&F ब्लॉग का देखा है किसी भी चैनल पर तो 100% वहाँ पर ये बात बताई गई होगी कि हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एमंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल वनेडियम ही होता है, राइट। जनाब यहाँ पर 10 में से हमें क्या पता करना था? हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चलिए जनाब हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वनेडियम का होता है, तो चलिए जनाब मेटल की जगह पर हम वनेडियम लेंगे। हमें दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड स्क्रीन ऊपर करते हैं, हमें दिया गया है M2ON दिया गया है हमको, M2ON, N की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3 4 5। तो M की मिस्ट्री तो हमने सॉल्व कर ली, M यानी कि होने वाला है वनेडियम, दैट्स इट। तो V2ON, ON के बजाय यहाँ पर N इक्वल टू 3 4 5, तो एक हो जाएगा V2O3, एक हो जाने वाला है V2O4 एंड लास्ट हो जाएगा V2O5, राइट। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जनाब आपके पास 3 कंपाउंड बन चुके हैं, V2O3 V2O4 V2O5। अब बताइए इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? ये 3 ऑक्साइड आपके पास हैं, बताइए इसमें से एम्फोटेरिक कौन सा है? जो एम्फोटेरिक है उसको पकड़िए, उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है, सिंपल। अब बताइए जनाब V2O3 V2O4 V2O5 में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है? अगर ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो जनाब जाइए हमारे चैनल पे इस वाली वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं ऑक्साइड से रिलेटेड, चाहे वो एसिडिक ऑक्साइड हो, बेसिक ऑक्साइड हो, या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो, या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड हो। सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं एट एनी कॉस्ट, राइट। नाउ वी आर कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। V2O5 फिलहाल के लिए V2O5 यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इन तीनों में से, राइट। V2O5 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर आपको इसका निमोनिक बताना चाहें तो जनाब बताएंगे, आज फिर सब कार वेंटो तेरा, राइट। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आज फिर सब कार वेंटो तेरा। जब आप वेंटो लिखेंगे तो यहाँ पर वेंटो यानी कि वनेडियम 1 2 3 4 5 5 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है वेंटो। देखिए ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ लर्न करने का तरीका है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंड याद करने में काफ़ी आसानी रहने वाली है, राइट।
5 अल्फाबेट हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वनेडियम प्लस 5 की केस में एम्फोटेरिक होने वाला है। ये जो हमने बोला आज फिर सब कार्बेंटोथेरा, इसको समझने के लिए आप जनाब उस वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट ना, वनेडियम 5, अगर वनेडियम प्लस 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जनाब एम्फोटेरिक होता है, आप इसको याद कर लीजिए। एंड वही तो यहाँ पर है, यहाँ पर वनेडियम प्लस 5 की स्टेट में है, यहाँ पर 4 में, यहाँ पर 3 में। राइट, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वनेडियम प्लस 3 यहाँ पर है, वनेडियम 4 प्लस यहाँ पर है, वनेडियम 5 प्लस यहाँ पर है, तो डेफिनेटली V2O5 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। राइट, V2O5 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसको पकड़ के अब हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट। द स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट बताने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो जनाब वनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। वनेडियम प्लस 5 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 4s03d0। ये क्या बोल दिया हमने, आपको समझ में नहीं आया तो चलिए जनाब वनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं सबसे पहले। साइंस टीचर वेरी, सॉरी ये तो हमने निमोनिक बोल दिया। ओके, आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। वनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 23, यानी कि वनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाली है 4s2 3d3। ओके, वनेडियम प्लस 5, वनेडियम 5 प्लस के केस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस ऑर्बिटल से एंड 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी ऑर्बिटल से। तो जनाब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है तो पेयर्ड अनपेयर्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो निश्चित तौर पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो डेफिनेटली म्यू इक्वल टू 0 होने वाला है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि जनाब स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। बट वनेडियम प्लस 5 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डेफिनेटली इसका आंसर होने वाला है 0 बोर मैग्नेट्रॉन। राइट, क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 में से कौन सा एम्फोटेरिक है, देन आगे आप इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाएंगे। तो चलिए जनाब, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। राइट, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। ऑब्वियसली जनाब इसका आंसर होने वाला है मैग्नीज। अगर कोई भी डाउट है जनाब, आइए, रंगारंग प्रोग्राम किया था हमने, ये किया था। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, ऑब्वियसली मैग्नीज की है। सबसे ज़्यादा भी हैं, हाईएस्ट भी इसी के हैं। +7 कोई और नहीं रखता है, सिर्फ मैग्नीज के पास +7 है एंड इसके पास 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7। इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है जनाब इसके पास। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल नहीं याद होती तो वो वाला क्वेश्चन किसी भी हाल में क्रैक ना होता। बट अगर आपने ये टेबल याद किया है तो 2 सेकेंड भी काफ़ी है जनाब उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। ये देखिए, द मेटल शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियसली जनाब +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं मैग्नीज की, एंड हाईएस्ट भी है ऑब्वियसली +7, तो मैग्नीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द आयन एमंग Ti2+, यानी कि टाइटेनियम 2+, वनेडियम 2+, कोबाल्ट 3+ एंड क्रोमियम 2+ दैट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, यानी कि दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद का रिडक्शन होगा। राइट, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करेंगे। यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन अच्छी तरीके से करे। दूसरे का ऑक्सीडेशन यानी कि खुद का रिडक्शन। खुद का रिडक्शन होने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी को पाना चाहे। राइट, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, उसी को हमको यहाँ पर टिक करना है, क्योंकि जनाब हमें स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है टाइटेनियम 2+, वनेडियम 2+, कोबाल्ट 3+ एंड क्रोमियम 2+ का। ओके, दैट्स इट। तो बताइए जनाब कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा, या फिर आप बोलें ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम हो जाएगा। राइट, टाइटेनियम 2+ है, तो जनाब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। क्या होगा जनाब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2 होने वाला है। राइट, और वनेडियम, वनेडियम क्या है, ये भी 2+ ही है, वनेडियम 2+, इसका भी जनाब क्या होने वाला है, इसका होने वाला है 3d3। सिंपल है, ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिख रहे हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। राइट, अब बात करेंगे हम कोबाल्ट की, कोबाल्ट 3+। राइट, एटॉमिक नंबर 27, जनाब 3d6 होने वाली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड अब बात करेंगे हम क्रोमियम 2+ की। दैट्स इट, क्रोमियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी जनाब, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाली है 3d4। राइट, द सेकेंड। राइट, तो जनाब आपने यहाँ पर टाइटेनियम, वनेडियम, कोबाल्ट एंड क्रोमियम सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है। अब जनाब देखिए कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल होगा।
राइट। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो स्टेबल होगा वही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। खुद का रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन सामने वाले का कराएगा उसी को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। एंड वही आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। वापस आइए देखिए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे हम टाइटेनियम 2+ को तो जनाब होने वाला है 3d3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वनेडियम 2+ यहाँ पर हो जाएगा 3d4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनाब 3d5 एंड 3d10 होते हैं स्टेबल, राइट। एंड यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तो भी हो जाएगा 3d7, यानी कि यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फर्क जनाब यहाँ पर जरूर पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे यानी कि जनाब प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हो जाने वाला है 3d5। एंड सभी को पता है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो बेशक यहाँ पर 3d5 हाईली स्टेबल हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? Cr2 पॉजिटिव, राइट। यानी कि क्रोमियम 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो डेफिनेटली यही होने वाला है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब हमें क्या करना है आगे? स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो हमारे पास 4 एलिमेंट दिए हुए थे, उनमें से हमें पता करना था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, देन हमको पता करना है स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट। तो दैट्स इट। अब निश्चित तौर पर हम Cr ऐसे करेंगे, स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करते हैं हम, यस, Cr2 पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? ऑब्वियसली जनाब सभी को पता है 3d4 लिखा हुआ है, तो कोई बहुत ज़्यादा तीर चलाने की जरूरत नहीं है, राइट। 3d4। अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 4 के चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने वाले हैं, राइट। कोई पेयरिंग वगैरह नहीं होने वाली, चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। तो जनाब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? √n n+2, n की वैल्यू होने वाली है 4, 4 + 4 + 2 ये होने वाला है, राइट। चलिए हम लिख ही देते हैं 6 × 4 √24 होगा। 5 से थोड़ा सा कम होगा, राइट, 5 से थोड़ा सा कम होने वाला है। तो आई थिंक सही किया है हमने, बिल्कुल जनाब सही किया है, राइट। तो 5 से थोड़ा सा कम होने का मतलब है जनाब यहाँ पर 4.9 के अप्रॉक्स कुछ आएगा। 4.9 को हम ऑब्वियसली राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 5 ही लिखने वाले हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 5 बोर मैग्नेट्रॉन। तो क्वेश्चन आसान है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। एंड 2 कॉन्सेप्ट को एक जगह पे ऐड किया गया है, बाकी दोनों ही कॉन्सेप्ट ईजी हैं, सभी बच्चे को पता होते हैं, राइट। ये क्वेश्चन भी आसान ही होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव द एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। इस कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं एक ही शिफ्ट में। 2022 में भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, तो जनाब यहाँ पर भी आया है। PYQ की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है आपको। चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव द एबिलिटी, यहाँ पर 3 आयन आपके पास दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है ऐसा कौन है जो डाइल्यूट एसिड से H2 को लिबरेट कराने की एबिलिटी रखता है, यानी कि डाइल्यूट एसिड से H2 को लिबरेट करवा देगा, राइट। चलिए जनाब करते हैं। तो जनाब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तभी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने हाइड्रोजन को बेस माना है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 माना है। उसके बाद इसी से डिसाइड होता है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है, किसका पॉजिटिव है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होता है वो सभी ये वाला काम कर देंगे, यानी कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करवा देंगे। बट जिसका पॉजिटिव होगा वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करवा पाएगा। बस जनाब इतना सा कॉन्सेप्ट है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होगा वही ये वाला काम कर पाएगा, यानी कि डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट, राइट। डाइल्यूट एसिड से अगर आपको हाइड्रोजन का लिबरेशन करवाना है तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होना चाहिए। एंड जनाब जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो पाएंगे कि इन तीनों का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है। अगर इन तीनों का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है तो डेफिनेटली 3 इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि जनाब टाइटेनियम 2+, क्रोमियम 2+ एंड वैनेडियम 2+ तीनों के पास ये एबिलिटी है कि वो डाइल्यूट एसिड से H2 को लिबरेट करवा सकें, राइट। गॉट इट। चलिए जनाब आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, राइट, याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, हर सेशन में आ रहे हैं। तो जनाब रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अलग से पढ़ लीजिए, राइट। बट एट द एंड आपको वो याद होनी ही होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। While preparing crystals of more salt, dilute H2SO4 is added to a mixture of ferrous sulfate and ammonium sulfate. Before dissolving this mixture in water, dilute H2SO4 is added here to prevent okay। तो अगर आपने रिएक्शन पढ़ी है, समझी नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। रिएक्शन अगर आपने समझी नहीं है, सिर्फ रटी है, तो जनाब ये क्वेश्चन नहीं होगा।
इसलिए रिएक्शन को समझते हुए चलना है, जो टीचर बोल रहे हैं उसको अपने दिमाग में डालते हुए चलना है, राइट। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग क्रिस्टल्स ऑफ मोर सॉल्ट, तो बेसिकली जनाब डाइल्यूट H2SO4 को हम इसलिए ऐड करते हैं टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट, राइट। ये जनाब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ एमोनियम सल्फेट नहीं, फेरस सल्फेट FeSO4। ये जनाब FeSO4 यानी कि Fe2+ होता है। अगर हम H2SO4 को ना ऐड करें तो जनाब ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए ही हम यही करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 को हम ऐड करते हैं, क्योंकि जनाब हम नहीं चाहते कि फेरस सल्फेट यानी कि Fe2+ का हाइड्रोलिसिस हो, राइट। जनाब आपको ये याद होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 बार हम खुद करा चुके हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड ओर यानी कि FeCrO4 विद सोडियम कार्बोनेट in the presence of air leads to the formation of products A and B along with the evolution of CO2, the sum of spin only magnetic moment values of A and B। तो बेसिकली आपको अगर रिएक्शन आती होगी तो क्वेश्चन फटाक से क्रैक हो जाएगा, राइट। चलिए जनाब रिएक्शन को लिखने का हम प्रयास करते हैं। FeCr2O4, राइट। FeCr2O4 एंड क्या है जनाब, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा Na2CO3। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि जनाब O2 होगा हमारे पास, दैट्स गुड। O2 अब क्या बनने वाला है, क्या बनेगा जनाब, आपको ये पता होना चाहिए। बनने वाला है एमोनियम Na2CrO4, राइट। आई थिंक हमने बिल्कुल सही बनाया है, डेफिनेटली हमने बिल्कुल सही बनाया है। आगे देखिए, CO2 आपको पहले ही दिया जा चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 के अलावा जो बनेगा वो हमको लिखना है प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B की तरीके से, राइट। तो जनाब दूसरा प्रोडक्ट होता है फेरिक ऑक्साइड, राइट, Fe2O3 प्लस CO2। जनाब बन चुका है सोडियम क्रोमेट एंड फेरिक ऑक्साइड, आपको ये प्रोडक्ट मिल चुके हैं। आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, दैट्स गुड। CO2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन अगर आपको नहीं आती है तो ये क्वेश्चन तो होने से रहा, इसलिए आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अब देखिए जनाब, सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ A एंड B, तो A एंड B का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है, दोनों को ऐड करके हमको लिखना है, राइट। कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाने की कोशिश की गई, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी गई है। ओके, यहाँ पर जनाब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑब्वियसली जनाब +6 होने वाली है। कैसे होगी ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। -8 ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा, +2 सोडियम की वजह से हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर +6 आने वाला है। ओके, Fe2O3 यहाँ पर जनाब आयरन पर होने वाली है +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, सिंपल है। क्लास 9th 10th की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। अब क्या करेंगे हम, क्रोमियम 6+, चलिए जनाब क्रोमियम +6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। क्या होगा जनाब, ऑब्वियसली 0 होने वाला है, 4s0 3d0। क्रोमियम का क्या होता है, 4s1 3d5, तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से जाएंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो अनपेयर्ड कहाँ से हो जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ही नहीं, राइट। जनाब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0, सिंपल है। ओके, दैट्स गुड। अब यहाँ पर आते हैं Fe2O3। Fe2O3 के लिए भी हम ऊपर ही चलते हैं, राइट। Fe3+, Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 4s2 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमको, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s ऑर्बिटल से, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाला है 3d5, एंड ये 5 के पाँचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही होंगे। अगर आप फिलिंग देखनी चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। 1 2 3 4 5 पाँचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यानी कि पाँचों काउंट होने वाले हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के केस में। तो चलिए जनाब यहाँ पर कर लेते हैं हम, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 × 7 होने वाला है, n+2 वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, √35। तो जनाब 5.9 के बहुत ही करीब आने वाला है, तो इसको हम 6 लिख सकते हैं, राइट, सिंपल है। 6 इसका आ चुका है, 0 यहाँ पर था, तो 6 + 0 ऑब्वियसली जनाब 6 ही होता है। हमसे पूछा गया था द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ A एंड B, यहाँ पर जनाब होने वाला है करेक्ट आंसर 6, राइट। क्वेश्चन कैसा लगा, रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। रिएक्शन अगर नहीं आ रही है तो याद करिए, बचने का कोई रास्ता है नहीं जनाब। रिएक्शन याद नहीं होंगी तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, रिएक्शन याद है उसके बाद भी एक नया कॉन्सेप्ट जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डू नॉट बिलोंग टू लैंथेनॉइड्स इज। ओके,
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो को देखा है तो ये क्वेश्चन क्रैक करने के लिए 2 मिनट क्या जनाब 10 सेकंड काफ़ी है आपके लिए। 2 मिनट की बात कहाँ से आ गई, राइट। यूरोपियम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डू नॉट बिलोंग टू लैंथेनॉइड्स, राइट। तो देखिए जनाब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, EU यानी कि यूरोपियम, ऑब्वियसली आपको पता है कि लैंथेनाइड होता है, CM क्यूरियम, ये जनाब है एक्टिनाइड ना कि लैंथेनाइड, राइट। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्टिनाइड लिख देते हैं फिलहाल के लिए। ER इर्बियम होता है, TB टर्बियम होता है, YB यट्रिबियम, LU ल्यूटेशियम, ये सभी एक्सेप्ट CM जनाब क्यूरियम है यहाँ पर, एक्टिनाइड होता है ये। बाकी यूरोपियम, इर्बियम और क्या है यहाँ पर टर्बियम एंड यट्रिबियम ल्यूटेशियम, ये सभी लैंथेनाइड होते हैं। आपसे पूछा गया था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डू नॉट, भूलना नहीं है इसको, नॉट वगैरह को सब कुछ याद रखना है, डू नॉट यानी कि जनाब यहाँ पर CM एक अकेला ऐसा है, क्यूरियम, CM यानी कि चीफ मिनिस्टर नहीं जनाब, क्यूरियम एक्टिनाइड, ऑब्वियसली इसका आंसर होने वाला है 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। सिर्फ एक ऐसा है जो लैंथेनाइड नहीं है, यानी कि वो है जनाब एक्टिनाइड्स। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज आपको ये रटी हुई होनी चाहिए, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13, among CRO, Cr2O3 and CrO3 the sum of spin only magnetic moment values of basic and amphoteric oxide। सब कुछ आसान चल रहा था बट आपको लास्ट में एक खेल खेल दिया गया, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 3 ऑक्साइड्स आपके पास दी हुई हैं, आपको पता करना है इसमें से कौन सी बेसिक है एंड कौन सी एम्फोटेरिक है। उन दोनों को पकड़ के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है एंड उसका एडिशन आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, सिंपल है जनाब। एंड 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलने वाला, राइट। परफेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि CRO, Cr2O3 एंड CrO3 में कौन सा बेसिक एंड एम्फोटेरिक है, राइट। तो जनाब यहाँ पर CRO, Cr2O3 एंड CrO3 में से ये CRO होने वाला है बेसिक, ये हो जाएगा एम्फोटेरिक एंड ये लास्ट वन हो जाएगा एसिडिक, राइट। ऑक्साइड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो जाइए हमारे ऑक्साइड्स वाले वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। आपसे पूछा गया है बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, तो डेफिनेटली एसिडिक को हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, राइट। बेसिक को पकड़िए यानी कि CRO बोले तो Cr2+, राइट। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ Cr2O3 का मतलब है जनाब Cr3+ यानी कि क्रोमियम 3+, दैट्स इट। इन तीनों की हमको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बतानी है या निकालनी है, उसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे तब जाकर हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, राइट। तो Cr2+ इसका जनाब क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D4 हो जाएगा, राइट। 3D4 हो जाएगा, सही किया है हमने, बिल्कुल सही किया है, कोई गलती नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में अगर हम बात करें यानी कि Cr3+, क्रोमियम 3+ की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने वाला है 3D3, राइट। सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आता है बार बार बताना नहीं चाहते जनाब, आपने भी कई बार सुन लिया है। n=4 यहाँ पर है, n=3 यहाँ पर है, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, दैट्स इट, सिंपल। ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई, ओके। अब हम पेन चेंज करते हैं, येलो पेन लेकर आना चाहेंगे ताकि आपको सही से नज़र भी आए, ओके। यहाँ पर जनाब म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमको n=4 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, यानी कि जनाब 4 यहाँ पर आएगा, इंटू 6 हो जाएगा, n+2 होता है फार्मूला, राइट। √24 आ जाएगा। अब दिमाग नहीं चलाना ज़्यादा, हम पे तो आई नो। अप्रॉक्सीमेशन नहीं करना जो अभी तक आप करते हुए आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन की नीड थी, बट यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेशन अगर आप कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -2 यानी कि आपसे परफेक्ट आंसर की डिमांड की जा रही है, राइट। तो 24 ये जनाब अगर आप सही से सॉल्व करेंगे, चलिए इसको पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं। म्यू इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 3 × 5 यानी कि जनाब 3 × 5 आप लिखिए, आने वाला है 15, राइट। और जनाब इसको जब आप एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे, एक्यूरेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है 4.90, राइट। थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करिए, यस। एंड इसको जब आप एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 3.87। जरा सा भी अप्रॉक्सीमेशन किया तो -1 मिल जाएगा फटाक से, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आने वाला है 8.77, राइट। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 8.77 आने वाला है। 10 टू द पावर -2 ऑलरेडी लिखा हुआ है बाहर, तो ऑब्वियसली 8.77 को हम 877 इंटू 10 टू द पावर -2 भी तो लिख सकते हैं। अच्छा।
एंड यही आपसे पूछा गया है, यानी कि खाली जगह में जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको लिखना था 877। क्वेश्चन आसान है बट आपको ये पता होना चाहिए ऑक्साइड्स के बारे में। उसके बाद इसको एक्यूरेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर 877 यानी कि 877 के बजाय अगर आप 878 लिखेंगे या फिर 876 लिखेंगे तब भी आपको -1 ही मिलेगा। वेरी डेंजरस। राइट, एक्यूरेटली सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन में बहुत तीर कमान वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछा गया है। ओके, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ KMnO4 and the manganese product formed during titration of KMnO4 against oxalic acid in acidic medium। तो जनाब ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है बट आपको उलझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। राइट, चलिए जनाब आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस आपको बताना है। एक बार KMnO4 यहाँ पर तो जनाब आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। राइट, जनाब O4 यानी कि -8 होने वाला है, पोटेशियम की वजह से +1 होगा तो डेफिनेटली +7 बचने वाला है। राइट, and the manganese product formed during titration of KMnO4 against oxalic acid यानी कि जनाब H2C2O4 इन एसिडिक मीडियम। राइट, बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा गया है जब आप टाइट्रेशन करवाते हैं KMnO4 का अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तब जो प्रोडक्ट बनता है, जो मैग्नीज बनता है, वहां पर उस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से आप निकालिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को क्या होगा, एंड यहाँ पर जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है उन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए जनाब क्वेश्चन को भी हम क्रैक कर ही देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऑफ KMnO4, जब आप टाइट्रेशन करवाते हैं KMnO4 का अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड यानी कि H2C2O4 इन एसिडिक मीडियम, तब जनाब Mn2+ का फॉर्मेशन होता है। राइट, मैग्नीज 2+ का फॉर्मेशन होता है इन एसिडिक मीडियम। राइट, बहुत ही आसान है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बेहद ही डिटेल में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। राइट, चलिए जनाब Mn2+ हमको मिल चुका है, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। Mn2+ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3d5 होगा। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप D एंड F ब्लॉक में तो आपने कई बार किया है, बाकी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी कई बार किया है। राइट, तो Mn2+ 3d5 हो जाएगा। n = 5 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आने वाले हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 5 हैं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, n+2, ये फॉर्मूला होता है n+2 यानी कि 7 √35। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक्यूरेटली सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, बाकी आपको 5.9 के अप्रॉक्स कुछ मिल जाएगा। राइट, 5.9 को आप 6 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। राइट, ओके, नाउ KMnO4 यहाँ पर मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए जनाब, मैग्नीज की अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 4s0 3d0 होने वाला है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो अनपेयर्ड कहाँ से आ जाएगा। राइट, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर n = 0 है, दैट मीन्स μ = 0 होने वाला है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होने वाला। यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 0 आया, दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। देखिए जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंस। राइट, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है तो डेफिनेटली 6 - 0 ऑब्वियसली जनाब 6 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है 6 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। बेसिकली यहाँ पर 5 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं एंड आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। स्कैंडियम, क्रोमियम, वनेडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, बहुत ही आसान से एलिमेंट्स हैं, सभी के एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे। चलिए लिख देते हैं, 21 हो जाएगा, 24 क्रोमियम का होगा एंड 23 वनेडियम का होने वाला है, 22 टाइटेनियम एंड 25 जनाब मैग्नीज का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको याद होनी चाहिए। फिलहाल हम लिखते हैं यहाँ पर 4s2 3d1 4s1 3d5। दोबारा से ध्यान देना है इस पर, क्रोमियम 4s1 3d5 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जनाब, 4s1 3d5। वनेडियम की क्या होगी, 4s2 3d3 एंड यहाँ पर भी जनाब 4s2 3d2 होने वाला है एंड यहाँ पर भी क्या होगा 4s2 3d5। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। देखिए जनाब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, n = 1 क्योंकि ये वाले तो पेयर्ड हो गए। राइट, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर होंगे एंड यहाँ पर d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वही होने वाला है अनपेयर्ड। राइट, n = 1। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड होंगे, d ऑर्बिटल के तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे ही होंगे। एक जनाब जो ऑर्बिटल, एक जो इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में वो भी अनपेयर्ड ही होने वाला है। राइट, तो यानी कि यहाँ पर होने वाले हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। राइट, इसको ध्यान रखना है। जनाब दोबारा से देखिए,
इसको हम फिलिंग करके ही दिखाते हैं। ये रही जनाब आपकी s ऑर्बिटल एंड ये रही d ऑर्बिटल। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, तो ये लीजिए एक पेयरिंग ऑब्वियसली नहीं है, एक ही है तो अनपेयर्ड ही रहने वाला है। d ऑर्बिटल में 5 हैं, 1 2 3 4 5, राइट। चलिए जनाब यहाँ पर n इक्वल टू 6 होने वाला है, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है, यहाँ पर अब सभी में सभी की s ऑर्बिटल में पेयर्ड होने वाले हैं, तो सिर्फ d ऑर्बिटल पर ही ध्यान देना है हमको। n इक्वल टू 3 यहाँ पर आएगा, n इक्वल टू 2 इसमें आएगा एंड लास्ट में आने वाला है n इक्वल टू 5, राइट। फटाफट से हमने कर दिया क्योंकि जनाब बहुत ही आसान है। ओके, अब इनको फटाफट से ऑर्डर में अरेंज कर ही लीजिए, बचपन से करते आ रहे हैं। ए का सबसे कम होने वाला है क्योंकि सबसे कम 1 है, उसके बाद 2 यानी कि डी, उसके बाद जनाब आने वाला है सी, देन ई एंड लास्ट में आने वाला है बी, दैट इज 6। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? बी यानी कि क्रोमियम के पास। चलिए जनाब इसको अरेंज कर लेते हैं, ए डी सी ई बी। ओके, ए डी सी ई बी नहीं जनाब, ये वाला नहीं होने वाला, सी ई। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए डी सी ई बी, राइट। तो ये रहा जनाब करेक्ट ऑर्डर। पेयरिंग के बारे में तो आप भली भांति जानते ही हैं, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करिए एंड फटाफट से आगे बढ़िए, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विद सेंट्रल एटम यूटिलाइजिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। ओके, तो जनाब ये वाला क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग का है, बट चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम बता ही देते हैं, बट डेफिनेटली आपको अच्छे से समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग को ही प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोई सेंस बनता नहीं। अभी हम डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के केस में यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास इतनी सारी स्पीसीज दी हुई हैं और बताना है कि कितनी हैं जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रखती हैं। ओके, NH3 जनाब नहीं होगा, SO2 यस, SiO2 नहीं जनाब, PeCl2 ये भी नहीं होगा, C2H2 नहीं होगा, बट C2H4 होगा। ओके, तो क्रॉस करते हैं हम, और जनाब BCl3 ये वाला भी होने वाला है, HCHO यानी कि H2CO बिल्कुल ये भी होगा, ये यस, ये लास्ट वन नहीं होने वाला। C2H4 तो होता है बट C2H4Cl2 नहीं होगा। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर ऑफ स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी सेंट्रल एटम यूटिलाइजिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, राइट। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनमें। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम अभी के लिए यहीं पर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करिए जनाब, आसान है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, आयरन 3 यानी कि Fe3+ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड, आयोडाइड का मतलब जनाब क्या हो जाएगा, I नेगेटिव, राइट, एंड पर सल्फेट, पर सल्फेट का मतलब क्या होगा, S2O8 2-, ओके, इन विच आयंस इन विच। ओके, तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड उसमें से बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं एंड कितने स्टेटमेंट गलत हैं। ओके, दैट्स इट। तो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को जनाब मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पूरा ध्यान स्क्रीन पर ही रहना चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम समझा रहे हैं जनाब, समझने का प्रयास करिए। कैटलिसिस रिएक्शन को चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जनाब आपके पास क्या है, मान लीजिएगा दिया हुआ है Fe3+, राइट, एंड यहाँ पर क्या है, I नेगेटिव, ये है आयोडाइड आयंस। ऑब्वियसली ये जो बनने वाला है जनाब वो क्या बनेगा, Fe2+ एंड I2। जो बन गया है वो बन गया है। अब आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, उसके लिए पेन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। यस, येलो होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की क्या है, -1, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, 0, क्योंकि जनाब यहाँ पर I2 है, राइट। तो क्या हुआ, आयोडाइड आयन से आयोडीन बन चुका है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो चुका है। मतलब Fe3+ ने आयोडाइड आयंस को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया है, राइट। इसी रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। Fe3+ ने आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया है I2 में, यानी कि आयोडीन में, बट खुद का रिडक्शन करवा लिया है उसने Fe2+ में, राइट। सिंपल है। अब वापस से देखिए, Fe2+ दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बन सकता है इन प्रेजेंस ऑफ पर सल्फेट आयंस, यानी कि H2O8 2- की प्रेजेंस में Fe2+ दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, S2O8 2- ऐसे करते हैं हम, एंड जनाब क्या बनने वाला है, Fe2+ से Fe3+ बन जाने वाला है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, Fe3+, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आगे का ध्यान देने की जरूरत है नहीं। ये क्या है जनाब, पर सल्फेट लिखा हुआ है, पर सल्फेट आयन, ये ऑब्वियसली आयोडाइड है, आयोडाइड से आयोडीन बन चुका है। एंड वापस से अपने चारों ऑप्शन को हम देखते हैं। ए क्या है, ए स्टेटमेंट, Fe3+ ऑक्सीडाइज द आयोडाइड आयन, बिल्कुल सही जनाब, एब्सोल्युटली करेक्ट, हमने आपको यहीं पर बोला था।
Fe3+ ने I नेगेटिव यानी कि आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कराया है, बट उसने खुद का रिडक्शन करवा लिया है Fe2+ में। सिंपल है, तो स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। एंड स्टेटमेंट बी क्या है जनाब, Fe3+, बाकी यहाँ पर भी आप समझ लीजिए Fe2+ आयन खुद दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बन सकता है इन प्रेजेंस ऑफ S2OH2- यानी कि पर सल्फेट आयंस। सिंपल है, आसान है, ठीक है जनाब। स्टेटमेंट बी को देखिए, Fe3+ ऑक्सीडाइजेस द परसल्फेट आयन। नहीं जनाब, Fe3+ ने परसल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज नहीं किया है, तो इसको कट कर देते हैं। Fe2+ रिड्यूसेस द आयोडाइड आयन, Fe2+ रिड्यूसेस द आयोडाइड आयन नहीं, Fe3+, ओके, ये वाला भी गलत हो जाएगा। Fe2+ रिड्यूसेस द परसल्फेट आयन, एब्सोल्युटली करेक्ट। Fe2+ इसको रिड्यूस करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, राइट जनाब। डी वाला भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि ए एंड डी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन, राइट। ऑप्शन नंबर 4 सही है जनाब। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और दोबारा से इसको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ MO4 2 नेगेटिव इज वेयर M इज अ मेटल हैविंग लीस्ट मेटेलिक रेडियाई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक। यहाँ पर आपके पास 3 3 6 एलिमेंट हैं एंड आपको इसमें से पता करना है कि किसकी लीस्ट मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई सबसे कम किसकी है। जिसकी मेटेलिक रेडियाई सबसे कम है उसको यहाँ पर रखिए M की जगह पर, देन आप पता करिए कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड जिंक में से क्रोमियम की मेटेलिक रेडियाई सबसे कम होने वाली है। गॉट इट। क्रोमियम की मेटेलिक रेडियाई अगर सबसे कम होगी तो चलिए जनाब सबसे कम मान लेते हैं एंड यहाँ पर क्या होगा, Cr, M की जगह पर हम लिखेंगे क्रोमियम एंड O4 2 नेगेटिव। अब जनाब बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पर -8 हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर +6 होने वाली है ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की। ओके, तो जनाब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाली है, 3D0 होने वाली है, राइट। क्योंकि जनाब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s1 3d5, तो 6 इलेक्ट्रॉन हट गए तो 3d0, यानी कि कुछ भी यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आ जाएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट मेटेलिक रेडियाई क्रोमियम की होने वाली है। गॉट इट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अब। इवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। तो जनाब एक बार फिर से स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चंस का स्वागत करिए। कन्फ्यूजिंग होते हैं एंड आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए पूरी शिद्दत के साथ। ओके, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स अ डार्क ग्रीन K2MnO4। डेफिनेटली जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम लिखते हैं MnO2 विद KOH। ओके, KOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जनाब हम O2 ले लेते हैं, गिव्स डार्क ग्रीन K2MnO4। एब्सोल्युटली करेक्ट जनाब, K2MnO4 ही बनता है एंड इसी का कलर होता है डार्क ग्रीन। मैंने आपको पहले भी बताया कि MnO4 2 नेगेटिव का कलर होता है डार्क ग्रीन एंड MnO4 नेगेटिव का कलर होता है पर्पल, या फिर आप ब्राउन भी बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये क्या है, MnO4 2 नेगेटिव, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। ग्रीन या फिर डार्क ग्रीन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिया गया है। ग्रीन एंड डार्क ग्रीन में कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। K2MnO4 को हम MnO4 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ से दोनों पोटेशियम को हटाइए, 2 पॉजिटिव लेकर जाएंगे, 2 नेगेटिव छोड़ देंगे यहाँ पर, राइट, वही है यहाँ पर MnO4 2 नेगेटिव ग्रीन। इसको हम मैग्नेट आयन भी बोलते हैं, मैग्नेट आयन, राइट। और अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहें तो क्या देंगे, MnO4 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट आयन जो कि होता है ग्रीन कलर का, MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन, एंड ये जनाब होता है ब्राउन या फिर आपको पर्पल भी लिखा हुआ मिल सकता है, डीप ब्राउन या फिर पर्पल कलर। चलिए यहाँ पर हम पर्पल लिख देते हैं। गॉट इट। आपको कलर्स याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। MnO4 2 नेगेटिव ग्रीन, ओके। मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम गिव्स परमैग्नेट आयन। ओके, अगर हम MnO4 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करवाएं या फिर बोले हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं, MnO4 2 नेगेटिव का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जनाब क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर मैग्नीज +6 में है, ऑब्वियसली +6 में ही है, राइट। O4 की वजह से -8 हो जाएगा, -2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो +6 यहाँ पर होना पड़ेगा, राइट। मैग्नेट आयन जो कि हमने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेट आयन, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो जनाब डेफिनेटली ये परमैग्नेट आयन में ही कन्वर्ट होने वाला है, दैट इज MnO4 नेगेटिव।
अब जनाब यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, आपको +7 मिलेगी। +6 से +7 ऑक्सीडेशन होता है। तो यस जनाब, स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट ट्रू वाला कोई ऑप्शन है क्या? ऑब्वियसली है, ऑप्शन नंबर 4 जनाब सही हो जाएगा, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर रिएक्शंस आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। ग्रीन कलर यानी कि जनाब आपको कलर भी याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो बेसिकली हर बार की तरह स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस इस बार भी अच्छे ही आए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है जनाब। 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से पढ़िए। ओहो, थोड़ा सा तो डिफरेंट आया क्वेश्चन। 0.05 molar CuSO4 when treated with 0.01 molar K2Cr2O7 gives green color solution of Cu2Cr2O7. The two solutions are separated as shown below. SPM को हम जानते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, तो ड्यू टू ऑस्मोसिस जनाब यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑस्मोसिस अगर हो रहा है तो क्या होने वाला है। मोलैरिटी ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज लोअर्ड, ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड ऑन साइड। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए जनाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा, एक बार या फिर 2 से 3 बार आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है जनाब, ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। आई रिपीट, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल, या फिर बोले हम नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है। सिंपल है, अगर नहीं आता जनाब नोट कर लीजिए, राइट। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है ICRC। यहाँ पर आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, सी क्या है, कंसंट्रेशन जो कि यहाँ पर आपको मोलर में दी हुई, मोलरिटी में दी हुई है, राइट। सिंपल है। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, तो ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट ही हो जाएंगी, तो इनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए बैठे हैं। क्योंकि इन दोनों की हेल्प से जब हम पता करेंगे कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है किसका कम है, उसी के हिसाब से हम पता कर पाएंगे कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरफ मूव करने वाले हैं। ओके, चलिए जनाब, पाई CuSO4 क्या होने वाला है, यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर पता करने वाले हैं। 0.05 यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होने वाला है CuSO4 का, ऑब्वियसली जनाब 2 होने वाला है। 2 हो गया है वेंट ऑफ फैक्टर इंटू 0.05 हम करेंगे, 0.05 करने वाले हैं। ओके, अभी हम सॉल्व कर लेंगे। RT को फिलहाल के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है K2Cr2O7, K2Cr2O7। यहाँ पर जनाब वेंट ऑफ फैक्टर क्या होने वाला है K2 यानी कि +2। ओके, दैट्स इट, 3 होने वाला है। अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर समझने में समस्या है तो जनाब सॉल्यूशन चैप्टर को रेफर करिए, वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। ओके, फिलहाल आप यहाँ पर डायरेक्टली ही पता करिए। 3 इंटू क्या होने वाला है 0.01, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा कि ये वाली वैल्यू ही बड़ी होने वाली है, राइट। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 0.05 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही आने वाला है। सिंपल है। ओके, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने वाला है, CuSO4 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, यानी कि पाई CuSO4 इज ग्रेटर देन पाई K2Cr2O7, राइट। तो जनाब बताइए किस तरफ वाटर का मूवमेंट होने वाला है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर किस तरफ होगा, CuSO4 से K2Cr2O7 की तरफ होगा या फिर K2Cr2O7 से CuSO4 की तरफ होगा। अभी अभी हमने आप लोग को बताया कि ऑस्मोसिस के केस में नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है, तो डेफिनेटली K2Cr2O4 से CuSO4 की तरफ होने वाला है। K2Cr2O7 से CuSO4 की तरफ होने वाला है, क्योंकि जनाब लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है। जनाब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मोलरिटी ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज लोअर्ड, बिल्कुल सही जनाब। अगर यहाँ से इस तरफ जाएगा तो मोलरिटी कम होने वाली है, क्योंकि जनाब सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्लो नहीं करने वाले इस मेम्ब्रेन से। SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, वाटर जाता रहेगा, तो ऑब्वियसली मोलरिटी कम होने वाली है CuSO4 की, क्योंकि जनाब K2Cr2O7 से पानी जा रहा है CuSO4 की तरफ, मोलरिटी कम कर देगा। सिंपल है, मोलरिटी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मोलरिटी ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज लोअर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। गॉट इट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ऑस्मोसिस का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, मोलरिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी तब जाकर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ओके, आसान है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu2+ इज 3d9, सभी को पता है। वेयर एज दैट ऑफ Cu+ इज 3d10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
स्टेबिलिटी ऑफ Cu प्लस एंड Cu2 प्लस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट। नहीं जनाब, ऐसा कुछ होता नहीं है। Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल ऑब्वियसली, Cu2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है। Cu प्लस एंड Cu2 इक्वली स्टेबल नहीं, इक्वली नहीं होता है। Cu2 प्लस लेस स्टेबल नहीं जनाब, Cu2 प्लस इज मोर स्टेबल। आपको ये कई बार आपने पढ़ा हुआ है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं, तो डेफिनेटली Cu2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। द नंबर ऑफ कलरलेस लेंथेनॉइड्स आयंस एमंग द फॉलोइंग इज। तो कलरलेस लेंथेनाइड आयंस का क्या मतलब हुआ? बेसिकली जो कलरिंग होती है ना, वो FF ट्रांजिशन पर डिपेंड करती है। इन केस ऑफ लेंथेनाइड FF ट्रांजिशन पर कलरिंग डिपेंड करती है। FF ट्रांजिशन होगा ही नहीं अगर F14 है या फिर F0 है, यानी कि अगर F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी FF ट्रांजिशन नहीं होने वाला। अगर F में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी FF ट्रांजिशन नहीं होने वाला यानी कि कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा। सिंपल है। यहाँ पर हमको पता करना है कौन सा F14 है एंड कौन सा F0 है। इसमें से कुछ भी एक होगा तो ऑब्वियसली वो कलरलेस होने वाला है। चलिए जनाब, EU3 प्लस LU3 प्लस ND3 प्लस, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि F ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको नहीं याद है तो जनाब याद होने चाहिए। इनके बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं इस पर, राइट। यूरोपियम EU3 प्लस, जनाब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए। तो जनाब EU यानी कि यूरोपियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 63। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर यूरोपियम का होता है 63। तो जनाब क्या होने वाली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? जेनॉन एंड 4f7 6s2, यही होगा जनाब, 4f7 6s2। ऑब्वियसली यही होने वाला है, 4f7 6s2। बट जैसे ही आप इसको EU3 प्लस करने वाले हैं तो जनाब जेनॉन तो होगा ही होगा, एज इट इज होगा। एंड 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s ऑर्बिटल से, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा f ऑर्बिटल से, तो आने वाला है 4f6। 4f6 यानी कि यहाँ पर 4f0 या फिर 4f14 नहीं है, तो डेफिनेटली ये वाला कलर नहीं देगा, तो इसको हम अभी के लिए क्रॉस कर देते हैं। दैट्स इट। Lu3 प्लस यानी कि जनाब ल्यूटेशियम, इसका क्या होता है? 71 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ओके, तो जेनॉन तो एज इट इज रहने ही वाला है। एंड जनाब क्या हो जाएगा? 4f14। एंड यहाँ पर क्या होता है? 4f14 6s2 भी होता है, बट यहाँ पर साथ में होता है 5d1 6s2। बेसिकली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं याद है तो हमारे F ब्लॉक एलिमेंट के वीडियो को प्रीफर करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। D एंड F ब्लॉक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें देखिए F ब्लॉक एलिमेंट्स का एक वीडियो है, सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे याद करना है ये भी हमने आपको बता रखा है। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स से रिलेटेड सब कुछ क्लियर होने ही वाला है, राइट। ठीक है, हो गया क्लियर। अब बस आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है? Lu3 प्लस, तो जनाब यहाँ पर भी Lu3 प्लस ल्यूटेशियम 3 प्लस के केस में क्या होगा? दोनों 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे, एक d ऑर्बिटल से जाएगा, तो जनाब क्या बचने वाला है? 4f14 होने वाला है, यानी कि ये होने वाला है कलरलेस। ऑब्वियसली यहाँ पर जेनॉन भी होगा। ओके, आप लिख सकते हैं उसको इस तरीके से, हम टिक कर देंगे फिलहाल के लिए। ल्यूटेशियम 3 प्लस कलरलेस होने वाला है। ND3 प्लस यानी कि जनाब नियोडीमियम 3 प्लस, नियोडीमियम 3 प्लस ND लिख लेते हैं फिलहाल के लिए हम, जेनॉन होने वाला है, राइट। ND का मतलब होता है जनाब नियोडीमियम। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नियोडीमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 60 होता है। एंड जनाब लैंथनम, इसका तो होता है 57, ये तो पहला ही है तो ये आपको याद ही होगा। समैरियम SM, इसका होता है जनाब 62। ओके, ND का जनाब क्या होने वाला है? 60 है, तो जनाब क्या होने वाला है? 4f। आसानी से आप देख पाएंगे कि 54 इलेक्ट्रॉन्स XE में हैं, तो बाकी के जो बचे हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं s ऑर्बिटल में, उसके बाद जो बचेंगे वो होंगे f में, राइट। तो 4f4 एंड 6s2 होने वाला है। जनाब अगर आप ND3 प्लस करेंगे तो डेफिनेटली आपको 4f3 मिलने वाला है। ND3 प्लस केस में जेनॉन आप लिख लीजिएगा, उतना हम एक्यूरेटली जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। 4f3 होने वाला है, यानी कि ये भी कलरलेस नहीं होगा। इसको भी क्रॉस करके रखिए। पेन चेंज करते हैं क्योंकि बहुत येलो येलो स्क्रीन हो चुकी है ऑलरेडी। लैंथनम 3 प्लस, लैंथनम 3 प्लस के केस में क्या होने वाला है? La का एटॉमिक नंबर होता है 57, तो जनाब इसका होने वाला है XE। एंड 5d1 होता है, 6s2 होता है। यहाँ पर 4 में आने से पहले इलेक्ट्रॉन आ जाएगा D में। इसीलिए जनाब हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो को प्रीफर करिए, सभी कुछ कराया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद हो जाएंगी 10 मिनट के अंदर, लेंथेनाइड्स की भी एक्टिनाइड्स की भी, राइट। तो अगर यहाँ पर आप 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एक जाएगा D ऑर्बिटल से, एक दोनों जाएंगे S ऑर्बिटल से, तो डेफिनेटली जेनॉन ही होने वाला है, यानी कि 4f0। 4f0 बोले तो कलरलेस, तो यस इसको टिक करके रखिए, ये तो है कलरलेस। ओके, समैरियम SM3 प्लस, SM3 प्लस से पहले समैरियम ही लिख लेते हैं। जेनॉन
एंड जनाब 54 इलेक्ट्रॉन्स जेनॉन में चले गए, ठीक है। बाकी के 4f6 6s2, राइट। तो यहाँ पर भी जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s ऑर्बिटल से, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा f ऑर्बिटल से, तो जनाब बनने वाले हैं 4f5, दैट्स इट। यहाँ की यानी कि यहाँ पर ये कलरलेस नहीं होगा। तो 2 कलरलेस हैं एंड 3 कलर्ड हैं, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था द नंबर ऑफ कलरलेस लेंथेनाइड्स। कलरलेस लेंथेनाइड्स के लिए आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा करेक्ट आंसर के लिए। ओके, तो बेसिकली आपको कलरलेस का कॉन्सेप्ट आता ही है। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो D0 D10 होना चाहिए कलरलेस के लिए। एफ ऑर्बिटल की बात करें तो जनाब F0 एंड F14 होना चाहिए, क्योंकि जनाब हमको खाली या तो पूरा खाली चाहिए या फिर पूरा भरा चाहिए कलरलेस के लिए, राइट। अदरवाइज FF ट्रांजिशन हो जाएगा एंड कलरिंग आ जाएगी, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रेडी हुई होंगी तो ये फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रेडी हुई नहीं होंगी तो जनाब ये क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 को करिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एक बार फिर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की एंट्री हो चुकी है, तो आपका दिमाग पूरा स्क्रीन पर ही होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। स्टेटमेंट 1, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप एमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जनाब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो जनाब डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जनाब एस एंड डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, एस एंड डी ऑर्बिटल के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। दैट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। आई रिपीट माई सेल्फ, जनाब दोबारा से सुनिए, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, राइट। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एस एंड डी ऑर्बिटल्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने वाली है, ओके। अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में इनर्ट पेयर डोमिनेट करता है, राइट। इनर्ट पेयर डोमिनेट करता है तो जिसकी वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप अच्छी नहीं होती जनाब, कम होती चली जाती है, राइट। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप एमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब। डाउन द ग्रुप मोर स्टेबल होता है इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से हायर ऑक्सीडेशन नहीं जनाब, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। गॉट इट। मूविंग फॉरवर्ड, चलिए जनाब स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड्स। तो जनाब इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन एंड कॉपर कहाँ पर रहते हैं, राइट। हमने हाइड्रोजन को बेस माना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ अरेंज किया है। हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं, राइट। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो हाइड्रोजन आपको मिलेगा, हाइड्रोजन के नीचे आपको कॉपर मिलने वाला है, एंड नीचे जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, राइट। एंड कॉपर क्या है जनाब, लेस रिएक्टिव, राइट। ये भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, कॉपर लेस रिएक्टिव है एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा है। चलिए हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर, राइट। इस तरीके का साइन हम बनाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है, यहाँ पर हम कॉपर की बात कर रहे हैं, गॉट इट। ठीक है जनाब, हमें चाहिए क्या, हमें अगर कॉपर कैन नॉट लिबरेट, यानी यहाँ पर जनाब कैन नॉट लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड्स। अगर कोई भी मेटल है, फिलहाल कॉपर को आप हटा दीजिए, अगर कोई भी मेटल है और अगर आप मेटल की हेल्प से वीक एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करवाना चाहते हैं, यानी कि H2 का लिबरेशन करवाना चाहते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो डेफिनेटली वीक एसिड से वो हाइड्रोजन का लिबरेशन करवा देगा। बट कॉपर के केस में क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो ज़्यादा है। जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है, बट हमें हाइड्रोजन लिबरेट करवाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कम चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे मेटल्स वो सभी H2 को लिबरेट करवा देंगे फ्रॉम वीक एसिड्स, क्योंकि जनाब इन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल कम होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है जनाब। हाइड्रोजन को हमने बेस माना हुआ है, नीचे वाले सभी मेटल्स जो होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, एंड नीचे ही आता है कॉपर, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो H2 का लिबरेशन नहीं होने वाला फ्रॉम वीक एसिड्स, बट अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो डेफिनेटली H2 का लिबरेशन हो जाने वाला है वीक एसिड से। यहाँ पर कैन नॉट था, तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाने वाला है। पहला वाला स्टेटमेंट भी सही था, ये वाला भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट।
कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। लास्ट क्वेश्चन है जनाब हमारे ये आज के सेशन का। अ ट्रांजिशन मेटल एम एमंग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन हैज द हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की गई है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप निकालिए, उसके बाद का ऑर्डर आपको बताना है, पहले का नहीं, राइट। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एम प्लस आयन इज ओके। तो जैसा कि जेई मेंस की आदत है जनाब, सिंपल से क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाने की, 2-3 कॉन्सेप्ट एक में लगाइए, क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, टाइम टेकिंग भी होगा एंड कुछ बच्चे इसमें फंस भी जाएंगे। ट्रांजिशन मेटल दिए गए हैं आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनमें आपको ये पता करना है कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है। जिसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है, ओके, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे क्योंकि हमें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है, तो कोई तुक्का चलने वाला है नहीं। Sc यानी कि जनाब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये क्रोमियम है जनाब, जी नहीं है, राइट। क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, इन सभी के एटॉमिक नंबर आपको दिए हुए हैं, बाकी आपको याद भी होंगे। चलिए फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 4s2 3d1, 4s2 3d2 एंड जनाब 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5 and in case of iron 4s2 3d6, राइट। अब क्या है, ये तो हमने न्यूट्रल का लिखा, बट आपसे पूछा गया है हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद का ऑर्डर आपको बताना है। चलिए एक इलेक्ट्रॉन हम हटाने के बाद अगर देखें तो क्या होने वाला है, 4s2 3d0, दैट्स इट। यहाँ पर क्या होगा, 4s2 3d1, एक एक इलेक्ट्रॉन हम हटाते जा रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि जनाब टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। 4s2 3d2, 4s1 रहेगा जनाब 3d4, राइट, एंड जनाब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2 3d4 एंड Fe में क्या हो जाने वाला है 4s2 3d5, राइट। तो जनाब अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है वही होगा हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, थोड़ा सा टफ है बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे ज़्यादा टफ यहाँ पर होगा यहाँ पर जहाँ पर 3d5 होगा, 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी टफ होगा, राइट। 3d5 देखिए कहाँ पर है, 3d0 1 2 4 4 5, यस, आयरन Fe+1। जनाब यहाँ पर 3d5 से आयरन, ओके, 3d5 यानी कि जनाब यहाँ पर आयरन Fe+, ओके, यहाँ पर डायरेक्टली लिख लीजिए n = 5 आने वाला है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। एस ऑर्बिटल के दोनों पेयर हो जाएंगे, यहाँ के पांचों अनपेयर्ड रहेंगे, तो डेफिनेटली n = 5 आने वाला है एंड इसी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। तो ठीक है, फटाफट से निकाल देते हैं। μ = 5, ये तो जनाब कई बार कर चुके हो, 5 का आने वाला है 5.9, डायरेक्टली बता दे रहे हैं यहाँ पर हम आपको, राइट। अगर आपको फार्मूला का यूज करना है तो कर लीजिए, √n n+2, n की वैल्यू 5 लिखिए, सॉल्व करिए, 5.9 के अप्रॉक्स आएगा तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 6 लिख सकते हैं। सिंपल है, आसान है, ठीक है जनाब। यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ m प्लस आयन इज 6, m+, यानी कि जनाब इसी से निकालना है, यहाँ पर नहीं आना है, ओके, m+, क्योंकि ये सभी तो m+ हो चुके हैं, स्कैंडियम प्लस ये रहा, Fe+ ये रहा एंड इसी के बारे में आपको बताना था। सिंपल है, ठीक है जनाब। पूरी शिद्दत के साथ आपने हमारे साथ बैठ कर 24 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, इसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि जनाब क्वालिटी कंटेंट ऐसे ही आगे आपको मिलता रहेगा। एंड अगर आप साथ में चाहते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ और PYQs प्रैक्टिस कर लिए जाएँ, जनाब साइड में देखिए प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, डेफिनेटली और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको करनी ही है, राइट। चलिए जनाब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।